Okay, so next chapter 3, section 23 to 42 that deals is prospectus and allotment of securities. इसमें हम पहले देख लेते हैं अलॉटमेंट किस किस कैपिटल इशू किस किस फॉर्म में होता है. पब्लिक इशू हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है और अदर इशूज़. पब्लिक इशू आईपीओ और एफपीओ. प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रेफरेंशियल इशू होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को ऑफर दी होती है, या इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि होते हैं ऑफर टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम है बट फॉर अचीविंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग. और अदर इश्यूज़ में राइट इशू और बोनस इशू. 23 में बताया है कि पब्लिक ऑफर किस किस टाइप से हो सकता है. पब्लिक कंपनी कर सकती है इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ इन 3 टाइप्स: पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू और बोनस इशू. पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. देन प्राइवेट कंपनी जो है वो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ कर सकती है इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू और बोनस इशू. प्राइवेट प्लेसमेंट में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है. इट इज़ मेड टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनस नॉट एक्सीडिंग 200 इन एनी फाइनेंशियल ईयर, बट इट एक्सक्लूड्स ग्रुप ऑफ पर्सनस में एक्सक्लूड क्या होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स और एम्प्लॉयज़ जिनको हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देते हैं. राइट इशू होता है इज इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ रिकॉर्ड डेट in ratio to number of shares already held by the shareholders. और bonus issue to existing shareholders without any consideration issued out of free reserves or share premium account in lieu of dividend. ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में हम एक बार कंसेप्ट देख लें. देन कॉम्पोजिट इशू होता है जिसमें बोथ पब्लिक इशू और राइट इशू साइमल्टेनियसली होते हैं. उसके बाद सेक्शन 24 है जो कहता है कि इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी रेगुलेटेड बाय सेबी एंड इन केस ऑफ अदर कंपनीज इट इज़ रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में कि इट इज़ एन ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज़, और ये हम पढ़ चुके हैं. देन इट इंक्लूड्स शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32. शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इट्स वैलिडिटी इज मैक्सिमम 1 year फ्रॉम द इशू डेट and in it we make series of issues in 1 year without issuing prospectus at each issue. At each subsequent issue only information memorandum is issued and filed with the registrar. बेसिकली होता है कि एक हमने कंपनी ने बार बार अगर पैसे मार्केट से रेज करने हैं तो इंस्टेड ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस ईच टाइम इट इशूज प्रोस्पेक्टस वंस एंड इट रिमेन्स वैलिड फॉर 1 year एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट इशू इट जस्ट इशूज द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसमें कि अगर कोई वेरिएशन हुई है लास्ट टाइम से किसी फाइनेंशियल पोजीशन में तो वो कंपनी उसमें डिस्क्लोज कर देती है. और अगर आफ्टर डिस्क्लोजर कोई पर्सन और पैसे वापस लेना चाहता है जिसने विदाउट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पहले ही इन्वेस्ट कर दिया था तो उसको विद इन 15 days उसको रिटर्न करने होते हैं पैसे. दैन सेक्शन 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से सेक्शन 32 में इसमें है कि बेसिकली इसका फीचर क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द आरओसी एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशूज़ and it is used basically in book built issue where the companies do not mention the price or number of shares in number of securities in the prospectus, and after the closure of the issue it files all the details with the ROC. सेक्शन 25 में है डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो कि बात करता है कि उसको हम ऑफर फॉर सेल भी कहते हैं जिसमें कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो इनविटेशन टू पब्लिक तो होता है, मतलब कि बेसिकली हम डायरेक्टली कंपनीज जो हैं वो पब्लिक को इशू नहीं करती हैं शेयर्स, वो किसी इंस्टीट्यूशन को प्लेस ऑफर करती हैं और अगर वो इंस्टीट्यूशन विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट आगे पब्लिक को ऑफर कर देते हैं देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस. उसके बाद एक प्रोस्पेक्टस का टाइप होता है सेक्शन 33 में एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जिसको एब्रिज्ड वर्जन ऑफ ऑफर भी कहते हैं. इट इज़ अनेक्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ विच द पब्लिक इन्वेस्ट इन द कंपनी. It is not required if offer is made not to the public or it is made just to underwriters who agree to take the share of the company if minimum subscription is not received. Underwriting compulsory in public issue. ठीक है. अगर ये ब्रिज प्रोस्पेक्टस की प्रोविजंस में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो कंपनी की पेनल्टी इतनी है 50,000 फॉर ईच डिफ़ॉल्ट. ठीक है. और उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 26 जिसमें कि है प्रोस्पेक्टस का फॉर्म है और इसकी मैटर्स क्या क्या उसमें स्टेट करने हैं वो सारा कुछ है. इसमें प्रोस्पेक्टस बेसिकली डेटेड एंड साइंड होना चाहिए बाय ऑल द डायरेक्टर्स
and the date indicated in the prospectus shall be deemed to be the date of its publication. Then the prospectus, when filed with the ROC, it shall remain valid for 90 days. Within this 90 days, the prospectus shall be issued to the public, and it shall be signed by every director. And in case of default of section 26, then penalty is 50,000 rupees to 3 lakh rupees. देन उसके बाद 26 के बाद हमारा आता है, हम पढ़ते हैं 29। 27 में कुछ नहीं, अगर वेरिएशन होती है प्रोस्पेक्टस की टर्म में तो उसकी प्रोविज़न है, जिसके लिए हमें शेयर होल्डर्स को एडवांस में बताना होता है। उसके बाद ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी 28 में है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपने शेयर को सेल करते हैं, तो वो है, उसमें भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सेक्शन 29 है, पब्लिक इशू शैल बी इन डीमैट फॉर्म। इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक इशू डीमैट फॉर्म में अब होने चाहिए, कहाँ लिखा है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 29 में। उसके बाद हमारा है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस है, कि 31, 32, 33 हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद 34 और 35 लाइबिलिटी की बात करता है, इन केस ऑफ एनी मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जो कि है क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है अंडर, जो कि हमने आगे भी पढ़ा, लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 447 क्या है, 6 months मिनिमम टू 10 years मैक्सिमम, और प्लस अमाउंट ऑफ फ्रॉड और 3 times दैट अमाउंट विच एवर इज हायर, एंड इन केस द फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट देन 3 years to 10 years हो सकती है ये पनिशमेंट। और यही सेम पनिशमेंट सेक्शन 36 और 38 में दी हुई है, जो कि है कि अगर पर्सन जो है फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग द इन्वेस्टर्स टू persons to invest in the secure company, or any person impersonating and as a fake investor, then also liability under section 447. And civil liability section 35 में every person authorizing the prospectus shall be liable for loss or damage caused due to the misstatement in the prospectus to the investor, and if the misstatement was with an intention to defraud, then the person shall be personally liable without any लिमिटेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है सेक्शन 39, जो कि है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करता है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 39 में कंडीशन दी हुई है कि मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब होना चाहिए, प्लस एप्लीकेशन मनी जो हमने मंगवाई कॉल की है प्रोस्पेक्टस में, वो रिसीव करनी कंपनी, इट शैल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, एंड दिस एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन द 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़। एंड ये कंडीशंस जो है, इट शैल बी completed within 30 days of issue of prospectus. If not complied, then refund the application money received till date within 15 days from the closure of the issue, and in case of default, the penalty shall be ₹1,000 each day or 1 lakh, whichever is less. And if the within 30 days the conditions is complied, then the company shall allot the securities and file the return with the ROC within 30 days of allotment. Return होती है PAS 3 में। देन एक ये कंसेप्ट होता है, जब पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो ASBA मैकेनिज़्म चलता है कि जितना भी एप्लीकेशन मनी आता है वो एक अकाउंट में जाता है, जिसको हम एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट कहते हैं। दैट एप्लीकेशन मनी अमाउंट ब्लॉक्ड बाय बैंक इन इन्वेस्टर अकाउंट, वो डायरेक्ट जैसे ही पेमेंट नहीं होती है जब तक कि उसको अलॉटमेंट नहीं होती है, वो इन्वेस्टर के अकाउंट में वो अमाउंट ब्लॉक रहता है, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। उसके बाद सेक्शन 40 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, सिक्योरिटीज डीलिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली कंपनी हु इज मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल बिफोर मेकिंग द पब्लिक ऑफर गेट द सिक्योरिटीज लिस्टेड एंड मेंशन द नेम ऑफ द एक्सचेंज ऑन द प्रोस्पेक्टस, एंड द मनी रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन शैल बी पुट इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक, एंड इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट और रिफंड ऑफ द अमाउंट ईदर केस। और साथ में एक अंडरराइटिंग कमीशन भी हम पे कर सकते हैं उसमें से आउट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द इशू। और वो अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है कि जो अंडरराइटर्स होते हैं बेसिकली के वो पर्सन्स होते हैं जो एग्री करते हैं कि इन केस कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आती है पब्लिक से, तो ये उस शेयर्स को जितने से कम पड़ता है वो खरीद लेते हैं। तो वो अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, मैक्सिमम 5% इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड मैक्सिमम 2.5% इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 41 है जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की बात करता है। इसकी डेफिनेशन 2 सब सेक्शन 44 में हमने पढ़ी थी। ये क्या, इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है एट जनरल मीटिंग, एंड इशू डिपॉजिटरी रिसीट इन फॉरेन कंपनी बाय ऑथराइज्ड बाय इंडियन कंपनी, एंड इट शिल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ फॉरेन।
देन प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में है, इट शैल बी मेड टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स मेड इन एनी फॉर्म अदर देन कैश, and these group of persons shall not include qualified institution buyers and employees of the company who are given the employee stock option. एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल पास होता है इन जनरल मीटिंग. अलॉटमेंट हो जानी चाहिए विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी. मैक्सिमम 200 पर्सनस इन वन फाइनेंशियल ईयर जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट्स कर सकते हैं. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शैल बी फाइल्ड विद ROC विद इन 15 days. And if a company fail to allot the shares within 60 days, then it shall return the money within 15 days of the expiry of the 60 days and or interest at the rate of 12% per annum from the 60th day अगर 15 days में रिटर्न नहीं करती है. एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में जो हम अलॉट को सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनस को हम देते हैं ऑप्शन, इसमें कोई राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं होता. उसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर 3 फिनिश. चैप्टर 4 आ जाता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, जो कि सेक्शन 43 से लेके 72